हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम देखिए एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 में पूछे गए टॉप जीके जीएस क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, या फिर जिनका सीजीएल का मेंस है, या फिर जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। बाकी अगर आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम है 2025 में, तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहेगी, क्योंकि जीके जीएस चेंज नहीं होती है, करंट अफेयर्स चेंज होता है बस। ठीक है भाई। और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। क्लास को आप कंप्लीट देखिए, तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, जो नए हमसे जुड़ रहे हैं, आप लोग क्लास को कंप्लीट देखिए तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, आपको क्लास का लेवल पता चल जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पीवाईक्यू की ही सीरीज चलेंगी। तो आज का जो सॉल्यूशन है वो 26 सितंबर 2024 को पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है जीके जीएस का। 900 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, बस हमारे कंप्लीट होने वाले हैं 900 क्वेश्चंस। तो भाई आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से चैनल है टेलीग्राम भी, जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर, वहाँ पर डेली अपडेट आती हैं। बाकी हम सब कुछ आसान बना देंगे, क्वेश्चंस को बहुत ही आसान बना देंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना। क्वेश्चंस को आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए डियर लर्नर्स। ठीक है, और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो किस पार्ट में है जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, तो वो है पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 डील करता है यूनियन से। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है वो यूनियन के बारे में बताता है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, पार्ट 5। अब हम देख लेते हैं पार्ट्स के बारे में। तो जो पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें देखिए वो जो कवर करता है वो यूनियन को कवर करता है। इसमें 5 चैप्टर हैं। हिंदी में मैं बता रहा हूँ भाई, हिंदी वालों को सब कुछ समझ आएगा। तो यूनियन से डील करता है जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें 5 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है, चैप्टर भी पूछ लेता है एसएससी जो है, तो मैंने इसलिए चैप्टर भी दे दिए हैं। तो पहले चैप्टर में यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करता है, दूसरे चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में बताता है, तीसरे चैप्टर में जो दे रखा है वो है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो फोर्थ चैप्टर है उसमें यूनियन जुडिशियरी के बारे में, और जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में दे रखा है। आपको ये पाँचों के पाँचों चैप्टर याद रखने हैं, बस इसका सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेंगे, और पिछली शिफ्ट में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने ये सारे आपको यहाँ पे दे दिए हैं। अब जो पार्ट 6 है वो डील करता है स्टेट से। तो जो चैप्टर्स इन पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करते हैं किससे, स्टेट से। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो जनरल है, चैप्टर सेकंड वो है एग्जीक्यूटिव से डील करता है, चैप्टर थर्ड है जो स्टेट लेजिस्लेचर, और चैप्टर फोर्थ है जो वो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं गवर्नर की, और चैप्टर 5 में जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स के उनके बारे में दे रखा है, और चैप्टर 6 जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं उनके बारे में दे रखा है। तो आपको याद रखना है चैप्टर वाइज। ठीक है भाई, पिछली शिफ्ट में ये वाला पूछा था, चैप्टर थर्ड वाला जो है स्टेट लेजिस्लेचर किस पार्ट में है और किस पार्ट के किस चैप्टर में है, ये वाला पूछा था। ठीक है, आप पिछली वाली जो सीरीज है उन्हें देखिए, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, और काफ़ी चीज़ें रिपीट भी हैं। ठीक है भाई, तो पार्ट 5 यूनियन से डील करता है, और पार्ट सिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्टेट से। पार्ट 4 में देखिए डीपीएसपी दे रखे हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक है इसमें। और पार्ट 3 में देखिए फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जो कि पार्ट 12 से लेके और 35 तक हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज़ द बॉल क्लाइन। तो बॉल क्लाइन किस खेल में यूज होती है, तो निम्नलिखित में से किस खेल में बॉल क्लाइन का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है। तो ये यूज होती है कबड्डी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, कबड्डी। आपको ऐसे टर्म याद रखनी है कुछ गेम्स की जो पीवाईक्यू में दे रखी हैं। इस सीरीज़ में जितनी भी टर्म आई हैं
तो आप सभी को याद रख लें, थोड़ा सा कहीं पे लिख लें एक जगह जितनी भी टर्म आई हैं, क्योंकि वो रिपीट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो बॉल क्लाइन किस में आता है? तो कबड्डी से एसोसिएटेड है बॉल क्लाइन, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट पे ध्यान देना है एसएससी वालों, डियर एस्पिरेंट्स ध्यान दें, नॉट देखते ही अलर्ट हो जाएं, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट मोड में आ जाएं। तो नॉट पूछा है, कई बार हम ऑप्शन पढ़ते टाइम ध्यान नहीं होता है नॉट पूछा है या सही पूछा है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है आपके पास, इसलिए। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। तो लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। पहली जो स्टेटमेंट है, पहला जो ऑप्शन है वो सही है, इन्होंने गलत पूछा है। तो सेकंड वाला देख लेते हैं। तो लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, नहीं, ये तो दे रखा ना, डिस्टेंस की यूनिट है जो लाइट है, लाइट ईयर है, तो ये ही गलत है। नेक्स्ट वाली देख लेते हैं। अंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, बिल्कुल सही है। अंगस्ट्रॉम क्या होता है? अंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर, नैनोमीटर, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये जो है यूनिट है लेंथ की। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा है, और ये जो लाइट ईयर है वो यूनिट है, टाइम की नहीं है, वो डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर सब्सिडीज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? तो कृषि क्षेत्र में राज सहायता का आर्थिक औचित्य क्या है? तो क्यों दी जाती है सब्सिडी जो दी जाती हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो उसका क्या महत्व है, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन क्या है उसका? तो देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ये तो वैसे ही हो जाएगा आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पढ़िए, क्योंकि ऑप्शंस को कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपका कई आंसर्स ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है इट इज़ मोस्टली यूज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर रिच फार्मर्स। तो भाई रिच फार्मर्स के लिए थोड़ी ना बेनिफिट देते हैं, वो तो मार्जिनल फार्मर्स के लिए देते हैं, सभी के लिए देते हैं। तो इसका उपयोग ज़्यादातर अमीर किसानों के लिए लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो अमीर किसानों को क्यों दिया जाएगा भाई सब्सिडीज़? वो तो सबको ही दिया जाएगा, मार्जिनल्स को भी दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है गलत, जो पहला वाला ऑप्शन है। अब सेकंड देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द सर्विस सेक्टर। तो गवर्नमेंट का जो है यह सेवा क्षेत्र में सरकारी व्यय का एक हिस्सा है, नहीं, गलत स्टेटमेंट है, सर्विस सेक्टर में नहीं है ये। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नो, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड देख लेते हैं, जो ऑप्शन है हमारा, इट इज़ एन इंसेंटिव टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है। यह उन्नत प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, ताकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है किसानों की वो कम हो सके। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, सब्सिडीज़ इसीलिए ही दी जाती हैं। तो फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है? इट इज़ यूज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर इन एग्रीकल्चर। तो इसका उपयोग कृषि में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादकों के लिए लाभ प्रदान करने के लिए दिया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसानों को ही दिया जाता है, मार्जिनल और जो छोटे किसान होते हैं, अब तो सभी को दिया जाने लगा है ये सब्सिडीज़। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ना ऑप्शंस पूरे पढ़ने होते हैं। अगर आप ऑप्शंस को सबको नहीं पढ़ोगे ना, तो कई बार आप ना फर्स्ट ऑप्शन टिक कर जाओगे सही, तो कई बार लास्ट वाला ऑप्शन भी सही होता है। तो हमें देखना होता है, पूरे ऑप्शंस को पढ़ना होता है, तभी हम अपनी सूझबूझ और समझ से ऑप्शन को सही करके आते हैं। ठीक है भाई, तो हमेशा ऑप्शन को ट्राई करिए कि चारों के चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, जल्दी जल्दी एक बार गो थ्रू हो जाएँ। ठीक है, और जो फैक्चुअल हैं वो तो भाई सही ही जाएंगे, बाकी ऐसे क्वेश्चंस में आपको चारों स्टेटमेंट पढ़नी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द टू एस्टेब्लिश अथॉरिटीज़ चार्ज्ड विद द मैंडेट ऑफ प्रिवेंटिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ऐसे प्राधिकरणों की स्थापना करने का अधिकार देता है जिन पर पर्यावरण प्रदूषण को उसके सभी रूपों में रोकने का दायित्व है।
तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो केंद्र सरकार को ऐसे प्राधिकरणों की स्थापना करने का अधिकार देता है जिन पर पर्यावरण प्रदूषण को उसके सभी रूपों में रोकने का दायित्व है। तो ये किसे शक्तियाँ देता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स देता है। वो ऐसी अथॉरिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, फाउंडेड कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं जो पर्यावरण को रोकने का काम करे। ठीक है भाई, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ऐसी अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं। तो ये एक्ट है 1986 का। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और भारतीय संविधान के भाग में राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो आपको बताना है स्टेट लेजिस्लेचर से कौन सा पार्ट और आर्टिकल संबंधित है। तो पार्ट 6 में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, पार्ट 6 डील करता है स्टेट से। तो पार्ट 6 और कितने से कितने आर्टिकल के बीच में? तो ये है आर्टिकल 168 से लेके 212 तक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 168 से 212 और पार्ट 6 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में दे रखा है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। बाकी यहाँ पे पार्ट 6 में देखिए, इस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे 214 से 231 हाई कोर्ट के बारे में है आपका। ठीक है, रहेगा स्टेट का ही ये पार्ट 6, और 214 से 231 हाई कोर्ट से डील करता है। बाकी पार्ट 9 जो है पंचायती राज से डील करता है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो 243 से और 243 ओ, तो ये पंचायती राज से डील करता है ये आर्टिकल्स, और पार्ट 9 में है। बाकी जो पार्ट 5 है, तो ये यूनियन से एसोसिएटेड है, यूनियन से रिलेटेड है पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल 79 से 122, तो ये पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है, पार्लियामेंट के बारे में दे रखा है 79 से 122 में। तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट दे रखी है, पार्लियामेंट। 80 में क्या है? तो 80 में है राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा। तो इतना आपको ध्यान रखना, और 79 में है पार्लियामेंट। ऐसे आर्टिकल भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है भाई, तो आर्टिकल 79 से 122 पार्ट 5 में यूनियन है ये, और पार्लियामेंट के बारे में दे रखा है। अब मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे कैसे भी पूछ ले तो हमारा जो आंसर है वो गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। दी अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज। तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को किस रूप में जाना जाता है? तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, ये दे रखा है जो स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये एनवायरनमेंट की बात हो रही है। एनवायरनमेंट में जो लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, तो ये भाई एनवायरनमेंट की लेयर्स हैं। अब ये पूछ रहा है अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ। आपको ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। कई बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपर पोर्शन पूछ रहा है ये, तो सीधा आप लगाएंगे टिक इनमें से, इन तीनों में से। ठीक है, तो लिथोस्फीयर को आप भूल जाएंगे, तो लिथोस्फीयर ही है इसका आंसर, जो अर्थ का पूछ रहा है, अर्थ का। ऐसे तो अर्थ में जो सबसे, देखिए ऐसे होता है, ये पानी है, ये ओशनिक क्रस्ट होता है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और यहाँ पे जो सबसे ऊपर पोर्शन होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है, फिर अपर कोर होता है, आउटर कोर जिसे बोलते हैं, आउटर कोर, और ये वाला इनर कोर होता है। अर्थ का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको। और यहीं पे ही लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर में देखो ये वाला पार्ट पूरा क्रस्ट का, और अपर मेंटल वाला पार्ट, तो यही लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर। ठीक है, सॉलिड पार्ट जो होता है, इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओसेनिक क्रस्ट, और इसमें अपर मेंटल आता है लिथोस्फीयर में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता ना, तो लिथो आपने पढ़ा होगा, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। तो लिथिक एज किससे है? स्टोन से, स्टोन से रिलेटेड है, तो यही इसका आंसर होगा। अपर पोर्शन पूछ रहा है अर्थ का। बाकी ये सारी जो है एनवायरनमेंट के जो लेयर्स हैं वो हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, EIMST से, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो ऐसे ये अर्थ की लेयर हैं, क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अर्थ की लेयर्स नहीं है ये, एनवायरनमेंट की लेयर्स हैं, एनवायरनमेंट की लेयर्स हैं। जो अर्थ के ऊपर जो एनवायरनमेंट होता है, ये हमारी अर्थ है, और इसके ऊपर जो एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में है ये, वो लेयर्स हैं। तो ट्रोपोस्फीयर पहली लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और देन एक्सोस्फीयर। और यहाँ पे आपसे आ जाए तो अर्थ के सबसे जो अंदर पार्ट होता है वो इनर कोर होता है, फिर उसके ऊपर आउटर कोर होता है, फिर लोअर मेंटल होता है, फिर अपर मेंटल होता है, देन क्रस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और जो लिथोस्फीयर होता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की फॉर्म में होता है, मूव करता रहता है बहुत ही स्लोली, बहुत मुश्किल है उसे ऐसे ऑब्जर्व करना। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, तो इसका आंसर है लिथोस्फीयर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स। तो निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं और ये इनके फाउंडर हैं। तो आपको बताना है ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज किसने फाउंड करी थी? तो इसकी स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। कब करी थी? 1828 में। इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं हम पहले का थर्ड किस में है। तो पहले का सेकंड इसमें है, एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे है पहले का थर्ड, ये सही है। यहाँ पे देखते हैं पहले का फोर्थ, पहले का ए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले का थर्ड है, तो यही इसका आंसर है। क्योंकि और अगर दूसरे ऑप्शन में भी पहले का थर्ड होता फिर हम उन दोनों ऑप्शनों में से निकालते। तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी। तो हमारे पास यही आंसर रह गया है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और अब हम देख लेते हैं, ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जामिनर बनाता ही ऐसे ऑब्जेक्शन वो हैं जो है ऑप्शन ऐसे ही बनाता है जो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है भैया, ठीक है डियर लर्नर्स, बताइए समझ आ रहा है कुछ? यस नो का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड। तो ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने 1828 में, रामकृष्ण मिशन ये करा था स्वामी विवेकानंद ने फाउंड, और ये हुआ था 1897 में। और प्रार्थना समाज तो ये किसने किया था? तो ये बताइए आप। आत्माराम पांडुरंग ने। उसके अलावा आर्य समाज, तो आर्य समाज किया था दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये चीज़ें याद रखनी है आपको बिल्कुल अच्छे से। मैंने आपको इससे पहली शिफ्ट में भी बताया था, मैंने कहा ऐसे पूछ लेता है एसएससी, मैच द फॉलोइंग। तो वही क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। इन वेस्ट बंगाल हाउ मैनी राइस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। तो पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो 3 फसलें उगाई जाती हैं भाई चावल की वेस्ट बंगाल में। बाकी देख लेते हैं अब हम। इन वेस्ट बंगाल 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन अ ईयर। तो ओस, अमन और बोरो, 3 प्रकार की जो चावल की खेती है, क्रॉप्स हैं, वो उगाई जाती हैं वेस्ट बंगाल में। द राइस ग्रोइंग सीजन इन इंडिया वेराइज बाई रीजन्स ड्यू टू फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड वाटर अवेलेबिलिटी। जो वाटर अवेलेबिलिटी है, सॉइल की टाइप है और क्लाइमेट पर डिपेंड करती है जो चावल की खेती है। अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग प्रकार की जो है सॉइल्स मिलती है, वाटर अवेलेबिलिटी है, क्लाइमेट है, तो इसलिए अलग अलग सीजन में ही ग्रो होती हैं। इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया द क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर राइस कल्टिवेशन थ्रू आउट द ईयर, सो 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। तो यहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, देखिए राइस क्रॉप्स के लिए जो है वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी चाहिए, जो वार्म एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये साउथ और ईस्ट में मिल जाता है इसे काफ़ी, तो वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी है। तो ये फिर 3 बार फसलें बोते हैं चावल की। बाकी इधर जो नॉर्थ में है और नॉर्थ वेस्ट में, इधर नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे देखिए सीजनल है, ये खरीफ की क्रॉप है, खरीफ क्रॉप जो राइस है। ठीक है, मानसून के टाइम में बोई जाती है ये। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें वर्ष में उगाई जाती हैं, ओस, अमन और बोरो। भारत में चावल उगाने का मौसम, जलवायु, मिट्टी प्रकार और पानी की उपलब्धता जैसे कारकों के कारण क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। तो भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों में जलवायु पूरे वर्ष चावल की खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए 2 या 3 फसलें उगाई जा सकती हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो राइस है वो खरीफ की क्रॉप है। ठीक है, और ये जून जुलाई के आसपास बोई जाती है। इधर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न सीजन में एरिया में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, या सितंबर अक्टूबर भी बोल सकते हैं आप, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया फेसेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है। तो भाई एग्रीकल्चर ही है, कृषि है, जिसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है आपको। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो किस में होता है, तो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंटोनमेंट इन इंडिया। तो 1857 की जो क्रांति मई में भारत में निम्नलिखित में से किस छावनी से शुरू हुई थी, तो आपको बताना है। तो वो हुई थी मेरठ से। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, जो 1857 की क्रांति हुई थी। अब देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई को स्टार्ट हुई थी 1857 में, मेरठ से। स्पॉय म्यूटिनी थी ये। और देखिए कुछ लीडर्स थे अलग अलग एरिया में। तो कानपुर के जो लीडर थे जिन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को, 1857 का जो रिवोल्ट था, तो नाना साहेब, राव साहेब, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खान। तो ये ध्यान रखना है आपको। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से जो लीड किया था बेगम हजरत महल ने, पूछा गया क्वेश्चन है। और ब्रिटिश कादिर अहमदुल्ला। और दिल्ली से जिन्होंने लीड किया था वो थे बहादुर शाह, मुगल एम्परर, जनरल बख्त खान। बिहार से कुंवर सिंह, अमर सिंह। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है भाई। और इसके काफ़ी सारे रीजन थे जो 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स। तो निम्नलिखित में से कौन स्तनधारियों और पक्षियों दोनों की विशेषता है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं दोनों, एक तो एनिमल है और एक बर्ड्स हैं। तो ये देखिए इनमें वार्म ब्लड होता है दोनों में, जो मैमल्स होते हैं उनमें भी और जो बर्ड्स हैं उनमें भी। बाकी और एक और सिमिलरिटी है इनमें, 4 चैम्बर हार्ट होता है, चैम्बर हार्ट। तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों सिमिलरिटीज़। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं ये मैमल्स और बर्ड्स भी, और 4 चैम्बर हार्ट होता है। बाकी फिश में जो होता है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो होते हैं, पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं एम्फीबियंस, तो इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, चैम्बर हार्ट। तो ये ध्यान रखना है, पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। टू प्रमोट एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू मिनिस्ट्रीज़। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने, वैसे मोहम्मद बिन तुगलक है ये, तो निम्नलिखित में से किस नए मंत्रालय की स्थापना की थी। तो ये की थी भाई इन्होंने कोही डिपार्टमेंट, दीवाने अमीर कोही डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था ये जो डिपार्टमेंट है, दीवाने अमीर और कोही, ठीक है भाई। बाकी दो जो ये है दीवाने अर्ज, तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है दिल्ली सल्तनत का, मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो ये स्टार्ट किया था बलबन ने, याद रखना है आपको। और दीवान रिसालत, इसमें रिलीजियस अफेयर्स से रिलेटेड है, ये रिलीजियस अफेयर्स और मार्केट रेगुलेशन। बाकी ये रिलीजियस अफेयर्स से रिलेटेड ही है ज़्यादा, दीवान रिसालत। और दीवान इंसा में जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, जो पत्राचार होता है, रॉयल पत्राचार, ठीक है, उससे एसोसिएटेड है ये दीवान इंसा। तो आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड भी मैं आपको बता देता हूँ, तो ये 1206 से लेके 1526 तक रही थी जो दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है। कई सारी डायनेस्टी थी इसमें, मामलुक डायनेस्टी, और फिर उसके बाद आई थी खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी, फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी, ठीक है। 1526 में जो है 1526 है ये, यहाँ पे इब्राहिम लोधी का बाबर के साथ युद्ध हुआ था, और यहाँ बाबर ने इसको हरा दिया था इब्राहिम लोधी को, तो पानीपत का पहला युद्ध बोला जाता है ये। और यहाँ पे फिर मुग़ल एम्पायर की स्थापना हो गई थी, मुग़ल एम्पायर। और मुग़ल एम्पायर रहा था 1526 से लेके 1707 तक, ठीक है। लास्ट था इसका औरंगजेब। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। बाकी ये डिपार्टमेंट आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, यही था जो है दीवान अमीर और दीवान कोही। दीवान अमीर है कोही, तो ये कोही से आप याद रख सकते हैं एग्रीकल्चर। अर्ज
आर्मी, ऐसे आर्मी अर्ज मिलिट्री से याद रख सकते हैं। रिसालत आर से, रिसालत आर से रिलीजन। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल डिवीजन विच क्रोमोसोमल बिहेवियर टेक्स प्लेस एट द लेप्टोटीन स्टेज। तो कोशिका विभाजन के संदर्भ में लेप्टोटीन चरण में कौन सा गुणसूत्र व्यवहार होता है? तो कौन सा होता है इसमें? तो इसमें होता है, देखो, क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद देखिए इसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है उन्हें। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आप इसे याद रखें। क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे समझाने का होगा वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15। अरविंद पारिक आ पद्म भूषण अवार्डी अ प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अरविंद पारिक निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं सितार। और सितार से आपको याद रखना है किसको? पंडित रविशंकर को। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, चौरसिया। तबला से आप जाकिर हुसैन को याद रख सकते हैं, जाकिर हुसैन। और अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। सारंगी से राम नारायण को याद रख सकते हैं, राम नारायण, नारायण। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका जो आंसर है वो है सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 16। विच प्लेबैक सिंगर वॉज ऑनर्ड विद द नाइटेंजल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 में? तो किस पार्थ गायक को 1987 में नाइटेंजल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आशा भोंसले जी को। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अवार्ड का नाम ध्यान रखें और डेट याद रखनी है आपको, ईयर याद रखना, सॉरी ईयर। ठीक है, हाउ मैनी कार्बन, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मैनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन द प्रोडक्ट साइड इफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज मेड, इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस equation is made balanced C2H5OH plus O2 C2H2O। तो यदि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित किया जाए तो उत्पाद पक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के कितने अणु होंगे? तो ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इक्वेशन है जो इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के इसमें 2 और 3 अणु होंगे। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। कुकी डांस इज़ फोक डांस ऑफ इंडिया दैट इज़ प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन। तो कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? तो ये होता है नागालैंड में। तो नागालैंड, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी यक्षगान करके एक यक्षगान जो है डांस होता है, ये होता है कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, नौटंकी, और राजस्थान में होता है घूमर, घूमर डांस। ये याद रखना है, आपको पूछे गए हैं एग्जाम्स में। कुकी डांस भी याद रखना है जो होता है नागालैंड में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। डियर लर्नर्स, कुछ समझ आ रहा है? यस नो लिखें, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, किसी का आंसर लिखें, आप पार्टिसिपेट करें यहाँ पे क्लास में। ठीक है, अपने आंसर्स लिखें कमेंट सेक्शन में। द टर्म माइक्रो फाइनेंसिंग वॉज फर्स्ट यूज इन 1970s ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश विच वॉज फाउंडेड बाय। तो माइक्रो फाइनेंसिंग शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1970 के दशक में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के विकास के दौरान किया गया था, जिसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था अभी जो पिछले वाला गया, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान रखना है आपको, कई बार पूछा गया है ये दूसरी शिफ्टों में भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
निरुपम संजीव इज़ फेमस प्लेयर ऑफ इंडिया। तो निरुपम संजीव भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो किससे एसोसिएटेड हैं, तो ये एसोसिएटेड हैं टेनिस से। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है भैया आपको, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। हु अमोंग द फॉलोइंग पल्लवा किंग ऑक्यूपाइड वातापी बादामी एंड डिफीटेड द चालुक्यास। तो निम्नलिखित पल्लव राजाओं में से किसने वातापी बादामी पर कब्जा कर लिया और चालुक्यों को हरा दिया। तो ये थे नरसिम्हा वर्मन। तो ये महेंद्र वर्मन के बाद आए थे। तो नरसिम्हा वर्मन ने चालुक्य रूलर जो पुलकेशिन सेकंड था उसे हरा दिया था, मार दिया था, किल कर दिया था और बादामी को पे कब्जा कर लिया था, बादामी पर। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन ने। और इसने टाइटल दिया था वातापी कोंडा, वातापी कोंडा। ठीक है, तो कनकरर ऑफ वातापी, ये ध्यान रखना है आपको, नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, चालुक्य रूलर था वो, जो पुलकेशिन सेकंड। ठीक है भाई, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। हु अमोंग द फॉलोइंग फेमस बैडमिंटन प्लेयर वॉन सिंगापुर ओपन 2022। तो निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 जीता। तो किसने जीता था, वो जीता था पीवी सिंधु ने। ठीक है भाई, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। याद रखना है आपको, एसएससी 3 साल पुराने जो पूछती है, करंट अफेयर्स पूछती है, तो इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर्स 3 साल पुराने। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द लोकरंजन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फोक एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट्स। तो लोकरंजन त्यौहार किस भारतीय राज्य की लोक और आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाता है। तो किसका मनाता है ये, तो आपको बताना है किस स्टेट में होता है जो ये लोकरंजन फेस्टिवल है। तो ये होता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, आप खुद से ट्राई करिए, लगाइए पहले आप क्वेश्चन खुद, आंसर बाद में देखना है आपको, आंसर का वेट नहीं करना है। आप ट्राई करिए, जितना आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे यहाँ पर उतना आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। बताइए आप इसका आंसर क्या है, सोचिए और इसका जवाब दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या है इसका आंसर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ 10 सेकंड आपके आंसर का, इतनी बार पढ़ा दिया है मैंने ये, काफ़ी बार। तो इसका जो आंसर है वो है, देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये है पार्ट 4 में, और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में है, तो पार्ट 4A में। ठीक है, और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51A में है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। बाकी यूनियन देखिए पार्ट 5 में है, पार्ट 5 में। ठीक है, और आर्टिकल 52 से लेके 151 तक हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें बता दी हैं। आगने वाले एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए आपसे ये क्वेश्चन, अगर अभी गलत कर दिया है तो ध्यान रखना। ठीक है भाई, डियर एस्पिरेंट, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। डीपीएसपी है इसका आंसर, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। द गंडक रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो बताइए आप इसका आंसर। रिवर से क्वेश्चन पूछता है हर एक शिफ्ट में, तो ये है भाई गंगा की रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो गंडक रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी, ये हैं इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। और जो सोन रिवर है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और इसकी एक हुगली रिवर है, हुगली रिवर, तो ये है आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी ये लेफ़्ट बैंक है, और सोन राइट बैंक है, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, और यमुना जो रिवर है, देखिए ये निकलती कहाँ से है, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री
ग्लेशियर, ग्लेशियर बंदरपुंछ, बंदरपुंछ से जगह है, वहाँ से निकलती है जो यमुना रिवर है। और कावेरी जो रिवर है ये देखिए ताल कावेरी से निकलती है, ताल कावेरी जो कि है कर्नाटका में, कर्नाटका ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये बहती है और इसको बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ब्रह्मपुत्रा जो निकलती है वो है आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। ठीक है भाई। कैलाश मानसरोवर, नियर कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर। और इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं बताइए आप मुझे। यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, सांगपो की ऐसे लिखी जाएगी भाई, सांगपो। ठीक है। और ये जब ये करती है बांग्लादेश में एंटर, बांग्लादेश, तो इसका नाम हो जाता है क्या, जमुना, जमुना। तो इतना आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्रा के बारे में। ठीक है। आंगसी ग्लेशियर कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। कावेरी को साउथ इंडिया की गंगा बोलते हैं, ताल कावेरी से निकलती है कर्नाटका से। और जो गंगा रिवर है देखिए ये कई रिवर से मिलके बनती है। यहाँ पे सबसे पहले जो है अलकनंदा, अलकनंदा के बाद यहाँ पे है मंदाकिनी, ये सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से बद्रीनाथ से, यहाँ पे फिर केदारनाथ में चोराबारी ग्लेशियर है, चोराबारी यहाँ से निकलती है कौन सी, मंदाकिनी। फिर उसके बाद यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री गौमुख से, तो यहाँ से निकलती है भागीरथी, भागीरथी। तो भागीरथी अलकनंदा और यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ पे देवप्रयाग में, तो यहाँ के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। फिर इससे आगे भाई जो है यमुना रिवर मिल जाती है। ठीक है। तो फिर ऐसे चलती रहती है। फिर यहाँ पे इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर इधर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ऐसी गंगा। और गंगा जब इधर बांग्लादेश में गिरती है तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। डियर लर्नर्स, समझ आ रहा है कुछ? बताइए आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, बताइए भाई। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है वो है गंगा रिवर। तो यहाँ पे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 25 कितना स्कोर रहा वो आपको बताइए। बाकी आपको क्लास कैसी लगी तो वो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। तो अब डेली क्लास आएगी, कल भी आ रही है क्लास, कल आएगी या फिर आज शाम को आ जाएगी एक क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए भाई और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, गुड बाय।